हमारा आज का टॉपिक जो है वो बड़ा ही मज़े का और इंफॉर्मेटिव है और इस हवाले से बड़ा इम्पोर्टेंट है कि एक तो हमारे जो एग्ज़ाम्स हैं उसमें इसमें से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं और दूसरा ये कि ये हमारे जो बीइंग ए बायोलॉजिस्ट एक जो नॉलेज है हमारा उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो हमें अब समझना है। ठीक है, यहाँ पर जो है वो डायबिटीज मेलाइटस एंड इट्स जेनेटिक बेसिस। अब ये डायबिटीज मेलाइटस जो है इसको आप आम अल्फाज में शुगर कहते हैं। ठीक है, लेकिन ये है वही बात है कि ये एक्चुअली शुगर कोई वर्ड नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक आम फहम वर्ड है। जैसे हम ब्लड प्रेशर के लिए वर्ड यूज करते हैं, ब्लड प्रेशर के लिए भाई इस पर्सन को ब्लड प्रेशर हो गया, ब्लड प्रेशर सभी का होता है। वो जो एक सूटेबल वर्ड उसके लिए है वो है हाइपरटेंशन। जी ठीक है, मैं शेयर कर रहा हूँ, मैं भूल गया था। तो उसके लिए जो वर्ड यूज होता है वो है हाइपरटेंशन। तो बिल्कुल ऐसे ही हम जो वो वर्ड होता है जिसके लिए हम वो यूज करते हैं ना, ऊपर वाला ब्लड प्रेशर और नीचे वाला ब्लड प्रेशर, वो भी टर्म्स जो हैं वो नहीं है। तो इसी तरह से शुगर जो है वो कोई टर्म नहीं है कि फलां पर्सन को शुगर हो गई। वो उसके लिए या तो आप जो है वो लिखते हैं ये वर्ड लिखते हैं डायबिटीज मेलाइटस, या फिर उसकी जो आगे टाइप्स हैं या जो आप ग्लूकोज के अपसेट होने की जो दो टाइप्स हैं जिनमें एक आता है जिसको आप कहते हैं हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपरग्लाइसीमिया, और जो दूसरा वर्ड आता है उसको आप कहते हैं हाइपोग्लाइसीमिया। ठीक है, ये दो वर्ड्स जो है ये आया करते हैं। और जो हाइपोग्लाइसीमिया है उसके हवाले से आपको ये पता होना चाहिए कि जो ज्यादा डेंजरस है वो हाइपोग्लाइसीमिया है। हाइपरग्लाइसीमिया जो है वो इट कैन लेट यू लिव फॉर 20-30 ईयर्स। अगर आप अपने जो प्रॉपरली अपनी केयर करते हैं तो आप जो है वो इस सूरत हाल में बहुत लंबा अरसा भी गुजार सकते हैं केयर करने के हवाले से। लेकिन जो हाइपोग्लाइसीमिया है उसके हवाले से ये बात ज़हन में रखने की है कि ये जो अगर एक दफ़ा हो जाता है और आप जो है जैसे फर्ज करें आप केयर नहीं भी करते ना, तब भी आप अ गुड स्पैन ऑफ टाइम जी सकते हैं। लेकिन अगर आप हाइपोग्लाइसीमिया की केयर नहीं करते तो ये आपको विद इन 5 मिनट्स डेथ की तरफ ले जा सकती है। यानी कि अगर आपने केयर नहीं किया, आपको शुगर हो गई है, तो जितनी भी फर्ज कर लें आपको इंतहाई सीवियर शुगर हुई है, तो उसके बावजूद भी आप कम से कम टाइम कितना को कम से कम कंसिडर कर लेंगे, 1 महीना, 20 दिन कर लें, इतना अरसा तो आप जी सकते हैं इंतहाई शदीद शुगर में भी। लेकिन ये है कि जो हाइपोग्लाइसीमिया है उसका प्रॉब्लम क्या है? उसका प्रॉब्लम ये है कि अगर आपने जरा सी भी केयर छोड़ दी तो वो आपको 5 मिनट के अंदर अंदर आपकी डेथ हो सकती है। तो ये जो है वो हाइपरग्लाइसीमिया, इनके अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे। खास तौर पर हमारा जो इस वक्त फोकस है जिसकी हमने जेनेटिक बेसिस पढ़नी है वो हाइपरग्लाइसीमिया, यानी वो जिसमें ब्लड शुगर जो है वो ज्यादा हो जाती है। इसके वर्ड की ट्रांसलेशन में आप क्या कहेंगे जी? हाइपर जो है, हाइपर का मतलब होता है हाई लेवल, मतलब ज्यादा हो जाना, और ग्लाय जो है इसका मतलब ये डायरेक्टली रेफर करता है किसको? शुगर को। और ईमिया जो है वो किसी भी ब्लड डिसऑर्डर की तरफ मेंशन करता है, यानी हाई शुगर इन ब्लड। तो हाइपरग्लाइसीमिया ये इसका मतलब होता है, और इसी से आप निकाल सकते हैं हाइपोग्लाइसीमिया भी। अब यहाँ पर जो हाइपरग्लाइसीमिया है, इसकी सबसे पहली वजह जो है, जो आम तौर पर हमारे यहाँ आप कहते हैं कि आजकल शुगर बहुत ज्यादा हो गई है, इसकी सबसे पहली वजह देखिए, मैं टोटल जेनेटिक कॉजेज नहीं बता रहा इसकी, मैं आप लोगों को एक बहुत कम्प्रिहेंसिव लेक्चर इस तरह से दूंगा कि मैं आपको इसकी ऑलमोस्ट सारी रीजंस बताऊंगा कि आपको डायबिटीज की, हाइपरग्लाइसीमिया की क्या क्या रीजंस हो सकती हैं। कम्प्रिहेंसिव किस्म का जो है वो लेक्चर होगा। नंबर वन तो आपको जो रीजन है इसकी हाइपरग्लाइसीमिया की, उसकी पहली रीजन जो है उसके पीछे जो है वो एजिंग है। एजिंग जो है वो स्लो प्रोसेसिंग का नाम है। आपकी बॉडी का हर प्रोसेस जो है वो स्लो हो जाता है, और उस स्लो प्रोसेसिंग में आपके एजिंग के हवाले से एक और चीज बहुत ज्यादा जो मैटर करती है, बहुत ही ज्यादा जो मैटर करती है,
वो ये है कि लाइफस्टाइल। अगर आपका लाइफस्टाइल प्रॉपर नहीं है, इफ यू आर नॉट केयरिंग अबाउट योर सेल्फ, अगर आप कोई केयर नहीं कर रहे तो क्या होगा, तो फिर ये होगा कि जो आपका एजिंग में आपकी जो लाइफस्टाइल होगा उसकी वजह से आपको डायबिटीज हो सकती है। फॉर एग्जांपल, स्लो प्रोसेसिंग का क्या नतीजा निकलेगा? स्लो रिलीज ऑफ इंसुलिन। यानी आप इसको यूं कह लीजिए कि आपकी कोऑर्डिनेशन, बॉडी कोऑर्डिनेशन जो है वो स्लो हो जाएगी। स्लो प्रोसेसिंग का सीधा सीधा मतलब बॉडी कोऑर्डिनेशन के हवाले से है। तो ऐसी सूरत में हर प्रोसेस, इंक्लूडिंग क्या, इंक्लूडिंग जो आपका इंसुलिन प्रोडक्शन है, वो इफेक्ट होती है और आपका जो है वो जो भी हाइपरग्लाइसीमिया की तरफ जाता है। लाइफस्टाइल से क्या मुराद है? फर्ज कर ले लाइफस्टाइल से मुराद ये है कि आपको डायबिटीज मेलाइटिस हो गया, आप डायबिटिक हैं, यू आर डायबिटिक, लेकिन आप ये जो डायबिटिक हैं इसमें आप क्या करते हैं? यू डू नॉट केयर ऑफ योर अबाउट योर मील, यू डू नॉट टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। ठीक है, यहाँ पर ये जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात आपको मैं यहाँ पर लिखने लगा हूँ, ये इवन यंग एज में भी जो है वो इम्पोर्टेंट है, लेकिन उसके साथ साथ ये जो है वो जो ओल्ड एज है उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी तरह इसी की एक और टाइप अगर आप लिखें तो यू रिलाई ऑन मेडिसिन। याद रखिए, अगर आप लाइफस्टाइल नहीं चेंज करते और मेडिसिन पर जो है वो अपना गुजारा करते हैं, देन इट इज इवन मोर डेंजरस, it is even more lethal because the medicines are going to affect your kidney, liver, even brain and sometimes heart, blood vessels। जो वो है, ये प्रॉब्लम आने वाले होते हैं अगर आप मेडिसिन पे बहुत ज्यादा रिलाई करते हैं। तो बेसिकली जो लाइफस्टाइल चेंज है वो एजिंग वाली शुगर को बहुत आराम से कंट्रोल कर सकता है, ना सिर्फ एजिंग वाली को लेकिन मैं आपको कुछ और टाइप्स भी बताने वाला हूँ। उस हवाले से भी जो है वो जो शुगर है उसको लाइफस्टाइल के जरिए कंट्रोल किया जा सकता है। जेनेटिक बेसिस वाली शुगर को लाइफस्टाइल के जरिए कंट्रोल किया जा सकता है। तो ये जो है ये कॉम्प्रिहेंसिव सा इस तरह से लेक्चर होगा। तो पहली बात तो मैंने आपको बता दी कि शुगर इज नॉट अ, आप इसको कह रहे हैं, नॉट एन अनएक्सपेक्टेड डिजीज एनी मोर। नाउ वी कैन एक्सपेक्ट दिस डिजीज इफ यू आर हैविंग अ लाइफस्टाइल विद अ लॉट ऑफ, आप कह सकते हैं कि वो जो आपका जो खाना है उसके हवाले से अगर आपकी केयर नहीं है, यू आर स्टफिंग योर सेल्फ विद अ लॉट ऑफ फूड और आपकी एक्टिविटी कोई नहीं है, आपका जो है वो इस तरह से आप उसको यूटिलाइज नहीं कर रहे, तो फिर आपका जो है वो ये शुगर होने के चांसेस जो है वो कोई अनएक्सपेक्टेड नहीं है। इस तरह की कोई ये शुगर है, ये अनएक्सपेक्टेड डिजीज नहीं होती। अब यहाँ पर जो है वो हाइपरग्लाइसीमिया की पहली रीजन जो मैंने आपको बता दी वो है एजिंग। इसके बाद आ जाइए, इसकी रीजन में आपका जो है वो इवन, यहाँ पर अब आपको मैं एक और बात बता देता हूँ, इन्फेक्शन इन योर पैंक्रियाज। पैंक्रियाज का वो पोर्शन जहाँ पर जो है, जहाँ से जो इंसुलिन रिलीज होती है उसको आप क्या नाम देते हैं? आपको याद होगा, इसी बुक में आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, ये उसका जो है वो टेक्निकल नेम है। यहाँ से जो है वो इंसुलिन रिलीज होती है। अब ये जो प्रोसेस है आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, इसमें अगर आपकी इन्फेक्शन हो जाती है तो फिर इस इन्फेक्शन के नतीजे में जो बीटा सेल डिस्ट्रक्शन है वो हो सकती है। और बीटा सेल आपको याद होगा कि ये वही सेल्स हैं जो कि इंसुलिन प्रोड्यूस करती हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में। तो बीटा सेल डिस्ट्रक्शन हो जाती है अगर आपके पैंक्रियाज में इन्फेक्शन हो जाए। तो एक रीजन ये भी है। फिर इसी तरीके से ये जो आपकी होती है डिजीज शुगर वाली, इसको आप कहते हैं ऑटो इम्यून डिजीज। एक जो है वो इन्फेक्शन, लॉन्ग टर्म इन्फेक्शन का एक नतीजा निकलता है। लॉन्ग टर्म इन्फेक्शन का एक नतीजा ये निकलता है कि आपका अपना इम्यून सिस्टम आपके बीटा सेल को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है, यानी आपके अपने वाइट ब्लड सेल्स जो हैं वो आपके बीटा सेल्स को डिस्ट्रॉय करते हैं जो इंसुलिन प्रोड्यूस करते हैं। तो ये इवन ऑटो इम्यून डिजीज भी हो सकती है। तो आप यहीं से अंदाजा लगा लीजिए कि ये जो इंसुलिन है, ये इंसुलिन सिर्फ, सॉरी, डायबिटीज सिर्फ जो है वो जेनेटिक्स, जेनेटिक बेसिस नहीं है सिर्फ डायबिटीज की, बल्कि उसके साथ साथ जो डायबिटीज है वो एक ऐसा प्रोसेस है कि जो हमारे आम लाइफ में भी किसी न किसी टाइम पर कोई ना कोई ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है कि हमें डायबिटीज हो जाए। लेकिन अब आ जाइए इसकी जेनेटिक बेसिस पे। देखिए, जेनेटिक बेसिस के हवाले से ये है कि ये एक ऐसी डिजीज है जो कि फेमिलियल होती है।
इसको आप फेमिलियल कहते हैं। फेमिलियल का मतलब होता है कि एक ऐसी डिजीज जो कि फैमिलीज में रन करती हो, फैमिलीज में जो है वो कंटिन्यू होती हो, उसको आप फेमिलियल डिजीज कहते हैं। ठीक है, तो इसकी वजह क्या होती है? बिकॉज यू हैव गॉट सम सॉर्ट ऑफ म्यूटेशन इन योर क्रोमोसोम्स, और ये जो म्यूटेशन होती है ये अगली नस्ल में ट्रांसफर हो सकती है। अब ये जो म्यूटेशन होती है ये कहाँ कहाँ पर हो सकती है? सबसे पहले देखिए, जेनेटिक बेसिस में दो काम हो सकते हैं। याद रखिए, यहाँ पर एक छोटा सा आप लोगों को एक साइड नोट लिख कर देता हूं मैं कि जो इंसुलिन है वो एक प्रोटीन है। इंसुलिन इज अ प्रोटीन, और ये जो इंसुलिन होती है ये डायरेक्ट डीएनए से बनाई जाती है। डीएनए या उस पार्ट को आप क्या कहते हैं? आप उस पार्ट को कहते हैं जीन। ठीक है, आप उसको जीन कहते हैं। ये डायरेक्टली डीएनए से इंसुलिन बनाई जाती है, ये डीएनए से आरएनए और आरएनए से प्रोटीन बनाई जाती है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि असल में जो आपकी डायबिटीज होती है उसका ताल्लुक जीन से इसलिए होता है क्योंकि इंसुलिन जो है वो जाहिर है डीएनए से यानी जीन से बनेगी। तो इस हवाले से आप ये कहते हैं कि इसकी जेनेटिक बेसिस होती है। लेकिन दो अंदाज से इसकी जेनेटिक बेसिस हो सकती है, दो तरह से। एक होती है जिसको आप कहते हैं इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मिलाइटस। इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मिलाइटस, ये जो इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मिलाइटस होती है, आगे मैं डीएम लिख रहा हूँ, ठीक है, और इसको आपकी बुक जो है वो एब्रीविएशन में लिखती है IDDM, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मिलाइटस जो है वो इसको आपकी बुक लिखती है। अब ये इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मिलाइटस जो है, इसमें जो आपका इंसुलिन जीन है, इंसुलिन प्रोडक्शन इज हॉल्टेड। आपकी जो इंसुलिन प्रोडक्शन है वो रुक गई है। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि जब इंसुलिन नहीं है तो एक छोटा सा हमारा जो है, हम एक अपना कॉन्सेप्ट जो है वो रिवाइज करते हैं। और वो कॉन्सेप्ट क्या है कि इंसुलिन असल में करती क्या है? इंसुलिन का काम ये होता है, मैं इसको जो है वो यहाँ साइड पर लिख देता हूँ। इंसुलिन का काम ये होता है कि अगर ये आपका सेल है और इस सेल में ये एक अदद रिसेप्टर मौजूद है, तो इंसुलिन क्या करेगी? इंसुलिन इस रिसेप्टर के ऊपर जाकर अटैच होगी। यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल ये ब्लैक में जो मैंने बनाई है ये इंसुलिन है। इंसुलिन यहाँ जाके अटैच हो जाएगी, और जब इंसुलिन यहाँ जाकर अटैच हो जाएगी तो जो आपके ब्लड में ग्लूकोज होगी, वो ग्लूकोज या आपके एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में जो ग्लूकोज होगी वो सेल में एंटर हो जाएगी। यानी बेसिकली इंसुलिन का काम क्या है? इट शोज द ग्लूकोज, इट शोज द पाथवे टूवर्ड सेल्स। ये ग्लूकोज को सेल्स का पाथवे दिखाती है। अब जो सेल्स का पाथवे है, अगर वो ग्लूकोज को नहीं दिखाया जाएगा तो ग्लूकोज सारी कहाँ बिल्टअप होती जाएगी? ब्लड में बिल्टअप होती जाएगी। यानी इसका क्या मतलब है कि अगर आपकी इंसुलिन प्रोडक्शन हॉल्ट हो जाती है तो इसका नतीजा क्या निकलेगा? नतीजा ये निकलेगा कि द ग्लूकोज विल एक्यूमुलेट इन ब्लड, और यही चीज है जिसको आप कहते हैं हाइपरग्लाइसीमिया। ठीक है, ग्लूकोज विल एक्यूमुलेट इन ब्लड। अब ये जो सिचुएशन है ये इंसुलिन डिपेंडेंट है, यानी आप जो है वो इंसुलिन पर डिपेंडेंट हैं। नाउ यू हैव टू टेक द इंसुलिन फ्रॉम एनी एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एक्सटर्नल मेडिकेशन। आप अब जो है वो इंटरनली क्योंकि प्रोड्यूस नहीं कर रहे, लिहाजा अब जो आपका जो ग्लूकोज है वो बिल्टअप हो रही है आपके ब्लड में, तो इस वजह से फिर आपको एक्सटर्नली दी जाती है इंसुलिन। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज इंसुलिन डिपेंडेंट। अच्छा, जो हमें पता लग गया, ठीक है, और ये बहुत अर्ली एज में वाजे हो जाता है, बहुत अर्ली एज में। यानी याद रखिए कि अगर आपको डायबिटीज जो है वो जेनेटिक है ना, एक मैंने आपको वजह बताई ना, एजिंग। एजिंग तो आमतौर पर आपको जो शुगर होती है वो आफ्टर 35 आफ्टर 40 होती है, ठीक है, लेकिन जो जेनेटिक डायबिटीज है ये आपको ऑलमोस्ट 15 to 25 ईयर्स की एज में अपीयर हो जाती है। आपको पता लग जाता है कि दैट पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज। ठीक है, सो एक तो ये जो है वो डिजीज है, तो ये बेसिस है जेनेटिक की जो है वो कह रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ अब आइए इसकी एक और जो है वो एग्जांपल है, और वो कौन सी है? वो है नॉन IDDM। देखिए, IDDM का क्या मतलब था? इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मिलाइटस। तो नॉन IDDM या NIDDM कौन सी होती है? नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मिलाइटस। नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मिलाइटस जो है उसमें क्या होता है?
उसमें आपका जो आपको जो होती है ब्लड में ग्लूकोज एक्यूमुलेट हो जाती है, लेकिन यहां पर इंसुलिन आपकी नॉर्मल होती है। इंसुलिन नॉर्मल है। ये एक जो है वो शुरू शुरू में डॉक्टर्स को और साइंटिस्ट को परेशान करती थी बात, कि जब इंसुलिन नॉर्मल है तो ग्लूकोज को सेल में जाना चाहिए, ग्लूकोज को सेल के अंदर एंटर होना चाहिए। तो फिर क्या ऐसी वजह है कि जो ग्लूकोज है वो सेल में एंटर नहीं हो रही? अब देखिए, आप अब इंसुलिन पर डिपेंडेंट नहीं है, आपको एक्सटर्नल सोर्स से इंसुलिन नहीं लेना पड़ रहा। उसमें तो ये था ना कि आपको एक्सटर्नल सोर्स से बकायदा इंसुलिन लेना पड़ता था, सो दैट यू मेक योर ग्लूकोज एंटर इन द सेल। ठीक है, ये आपको करना पड़ता था। लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें ये होगा कि इंसुलिन आपको नहीं लेनी पड़ेगी, इंसुलिन नॉर्मल है। प्रॉब्लम कहां आ रहा है? प्रॉब्लम दो तरह के आ सकते हैं। नंबर वन, ग्लूकोज इज नॉट एंटरिंग द सेल। ग्लूकोज जो है वो एंटर नहीं हो रही, सेल तक पहुंच रही है लेकिन एंटर नहीं हो रही। पहली वजह, इसकी वजह मैं आपको बताऊंगा एंटर क्यों नहीं हो रही। नंबर टू, ग्लूकोज इज नॉट गेटिंग कैटाबोलाइज्ड। ग्लूकोज टूट नहीं रही, क्योंकि ग्लूकोज से आपने क्या लेना है? ग्लूकोज से आपने लेना है एटीपी लेनी है, यानी एनर्जी लेनी। ठीक है, तो ग्लूकोज जो है वो कैटाबोलाइज नहीं हो रही, यानी टूट रही नहीं रही। कैटाबोलाइज का आपको अच्छे तरीके से मतलब पता है, कैटाबोलाइज का मतलब होता है टूटना। तो आप बेसिकली क्या करते हैं, आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है, एक प्रोसेस है ग्लाइकोलिसिस। और ग्लाइकोलिसिस में आप क्या करते हैं, आप ग्लाइकोलिसिस में जो है वो ग्लूकोज को इस प्रोसेस से गुजारते हैं, और इसके बाद आप इससे बनवाते हैं पायरुविक एसिड, जिसको आप भेजते हैं कहाँ? माइटोकॉन्ड्रिया में। अब प्रॉब्लम कहां आता है? प्रॉब्लम ये आता है कि ग्लूकोज को तोड़ेंगे तो वो माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा, ग्लूकोज टूटता ही नहीं है, यानी पायरुविक एसिड नहीं बनता। ये है वो चीज जो आपके सेल में ग्लूकोज इतना ज्यादा कर देती है कि सेल को ग्लूकोज की नीड ही नहीं होती, सेल को ग्लूकोज की जरूरत ही नहीं पड़ती। आप देखें, एक चीज पहले ही सेल में एक्यूमुलेटेड है, वो यूज नहीं हो सक रही। अब वो जब चीज सेल में पड़ी हुई है, वो यूज ही नहीं हो रही, तो ब्लड बाकी ग्लूकोज कैसे सेल में एंटर करेगा? ऐसी सूरत में फिर क्या होता है कि आपका जो ग्लूकोज है वो सेल में एंटर नहीं होती। ठीक है, यहाँ ये जो दोनों प्रॉब्लम्स है इनको हम अलग अलग डिस्कस करेंगे कि ग्लूकोज सेल में एंटर ही ना हो। ग्लूकोज सेल में एंटर होने की जो है पहली वजह, मैं पहले ये जो मैंने पहला पॉइंट लिखा है ना यहाँ पर, पहला पॉइंट यहाँ पर लिखा है मैंने, मैं अब इसकी डिटेल देने लगा हूं। पहले पॉइंट में दो इम्कानात हो सकते हैं बेटा, टू पॉसिबिलिटीज हैं। अब ये दोनों पॉसिबिलिटीज कौन कौन सी हैं? दोनों पॉसिबिलिटीज ये हैं कि आपका जो ग्लूकोज को एंटर करने वाला जो रिसेप्टर था वो मेल फंक्शन हो जाए, रिसेप्टर ऑफ ग्लूकोज गॉट मेल फंक्शन, यानी जिस जगह से ग्लूकोज ने एंटर होना था। अब ये एक और, ये मैं आपको किस हवाले से पढ़ा रहा हूँ? जेनेटिक्स के हवाले से पढ़ा रहा हूँ ना, तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो रिसेप्टर होते हैं वो भी किसके बने हुए होते हैं? प्रोटीन्स के बने हुए होते हैं ना। तो इसका क्या मतलब हुआ कि अगर इंसुलिन बन रही है लेकिन ग्लूकोज सेल में एंटर नहीं हो रही, तो इसका डेफिनेट मतलब ये है कि वो एक खास किस्म का रिसेप्टर, कि जिसने वो एक खास किस्म का रिसेप्टर कि जिसने जो है वो ग्लूकोज को सेल के अंदर लेकर आना था। इसको जरा थोड़ा सा वाजे बना देता हूँ। फॉर एग्जांपल, इस तरह का जो है वो आपके पास एक रिसेप्टर है, इसके अंदर मेल फंक्शनिंग आ गई है, इसके ऊपर आके इंसुलिन अटैच होती है, लेकिन ये जो रिसेप्टर है, आपके लेवल पर मैं ये बात करूंगा कि इट इज नॉट गेटिंग ओपन, ये ओपन नहीं हो रहा, ये जो है वो क्लोज्ड है, स्टिल क्लोज्ड है, इसको ओपन नहीं किया जा सक रहा। अब ऐसी सूरत में क्या होगा कि जो ग्लूकोज होगी वो यहां आकर एंटर ही नहीं हो सकेगी। ठीक है, यहां से एंट्री जो है वो करना वो पॉसिबल नहीं होगा। एक तो जो है वो इसकी ये वजह है कि रिसेप्टर जो है वो मेल फंक्शन हो जाए। दूसरा ये है कि सेल में एक्यूमुलेशन इसकी बहुत ज्यादा हो जाए। एक मैंने आपको ये बताई, दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि सेलुलर एक्यूमुलेशन बहुत ज्यादा हो जाए, और सेलुलर एक्यूमुलेशन की वजह से मजीद ग्लूकोज अंदर एंटर ही ना हो। सेलुलर एक्यूमुलेशन जो है वो उसकी वजह से ग्लूकोज एंटर ही ना हो। ठीक है, एक ये वजह। अच्छा चलें,
फर्ज कर लिया, अब मैं आपको एक्सप्लेनेशन देने लगा हूं दूसरी जो बात है, और वो क्या है, वो है ग्लूकोज इज नॉट गेटिंग कैटाबोलाइज्ड, ग्लूकोज टूट नहीं रही, ठीक है। अब इसकी जो है, अब यहां पर पहले मैं दो केस बनाता हूं। आपके पास जो है वो केस है कि योर रिसेप्टर इज नॉर्मल, रिसेप्टर नॉर्मल है, ठीक है, रिसेप्टर को कुछ नहीं हुआ, यानी रिसेप्टर ग्लूकोज को अंदर आने दे रहा है, ठीक है, एंटर होने दे रहा है। अब रिसेप्टर जब ग्लूकोज को सेल में एंटर होने देगा तो, अच्छा एक मिनट, मुझे ना यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक होगी, ठहरिएगा, छोटी सी मिस्टेक होगी, जरा एक मिनट। इसकी दो पॉसिबिलिटीज नहीं है, इसकी एक ही पॉसिबिलिटी है कि आपका रिसेप्टर खराब हो जाए। दो पॉसिबिलिटीज नीचे वाले की, यानी उसकी जो एक्सप्लेनेशन मैं आपको देने लगा हूं ना, कि रिसेप्टर खराब हो गया और वो अंदर एंटर नहीं हो रही, इसकी एक ही पॉसिबिलिटी है। अब फर्ज करें आपका, मैं यहां पर केस जो है वो जो बनाकर आपको दे रहा हूं वो ये है कि रिसेप्टर नॉर्मल है, ग्लूकोज सेल में एंटर हो रही है। वहां क्या केस था, रिसेप्टर जो है वो खराब था और ग्लूकोज जो है वो एंटर नहीं हो रही थी, रिसेप्टर मेल फंक्शन हो गया था। ग्लूकोज इज एंटरिंग, ग्लूकोज एंटर हो रही है। अच्छा, उसके बाद अब क्या प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है कि वो कैटाबोलाइज नहीं हो रही, नॉट कैटाबोलाइजिंग। अब यहां पर जो है वो असल बात यहां पर सोचने वाली है कि यहां पर हो क्या रहा है। देखिए, याद रखिए, आपको अच्छे तरीके से याद होगा कि जब आप ग्लूकोज को चेंज करते हैं पायरुविक एसिड में सेल के अंदर, तो होता क्या है, ग्लूकोज को पहले आप कन्वर्ट करते हैं ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, फिर उसको कन्वर्ट करते हैं फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में, फिर उसके बाद उसको कन्वर्ट करते हैं आप फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट में, ठीक है, 1,6 बिसफॉस्फेट, इस तरह कन्वर्ट करते हैं और आखिरकार उसको आप ले आते हैं पायरुविक एसिड तक 10 स्टेप्स में। अब आपको अच्छे तरीके से पता है कि इनमें से हर स्टेप जो है उसके लिए इंजाइम रिक्वायर्ड है, हर स्टेप के लिए इंजाइम रिक्वायर्ड है। और इंजाइम क्या चीज है, इंजाइम है बाय नेचर प्रोटीन। और प्रोटीन के बारे में हमें क्या पता है कि प्रोटीन जो है वो अभी हमने क्या कहा, किससे बनती है, डीएनए से बनती है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर डीएनए ऐसी ऐसी जगह से म्यूटेट कर गया, ऐसे जीन से म्यूटेट कर गया जो ये एंजाइम बना रहे थे, तो ये प्रोसेस हो ही नहीं सकेगा। और जब तक ये प्रोसेस या फिर ये तीसरा स्टेप ये नहीं हो जाते, ग्लूकोज ग्लाइकोलिसिस ने आगे बढ़ना ही नहीं है। यानी इसका क्या मतलब है कि अगर इस पूरे प्रोसेस में पार्टिसिपेट करने वाले जो एंजाइम्स हैं, अगर उनमें गड़बड़ हो जाती है तब भी आपको डायबिटीज हो जाएगी। लेकिन ये कौन सी डायबिटीज है, ये है नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट। इंसुलिन बन रही है, इंसुलिन सेल में एंटर भी हो गई, यानी रिसेप्टर का मसला भी नहीं है, सेल में एंटर हो गई है, लेकिन क्या नहीं हो रहा कि जो कैटाबोलाइजेशन है वो नहीं हो रही, ग्लूकोज नहीं टूट रही, एंजाइम नहीं बने हुए। ये है वो बहुत सी रीजंस आपके सामने आ गई हैं किसकी, डायबिटीज की। इसके नतीजे में क्या होगा, रिसेप्टर नॉर्मल है, ग्लूकोज एंटर हो रही है लेकिन कैटाबोलाइज नहीं हो रही, इसके नतीजे में होगी सेलुलर एक्यूमुलेशन, ठीक है, इसके नतीजे में सेलुलर एक्यूमुलेशन होगी। और जो सेल जो है वो जब एक दफा सेल एक्यूमुलेट कर लेगा, जब एक दफा ग्लूकोज के अंदर इकट्ठी हो जाएगी, तो वो भी एक जो है वो सेलुलर एनवायरनमेंट जो है वो हाइपरटोनिक हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है कि ग्लूकोज जो है वो एक सोल्यूट है, और सोल्यूट जिस जगह जमा हो जाता है तो वो इन्वायरमेंट हाइपरटोनिक हो जाता है, तो ग्लूकोज हो सकता है मजीद एंटर ना होने दी जाए। ये पूरी एक लंबी सारी डिटेल है कि जिसके नतीजे में हमें पता लगता है कि जो डायबिटीज है वो कैसे होती है। यहाँ पर बहुत ज्यादा रीजन, ये देखिए मैंने अब आपको जो है वो जो बातें बताई, उसको आपका जो थ्योरी है वो ये कह रही है कि इट इज रादर अ मल्टीफैक्टोरियल इनहेरिटेंस। ये मल्टीफैक्टोरियल है, ये एक जीन से कंट्रोल नहीं हो रही, मतलब ये पॉलीजीनिक ट्रेट है, ये कई जीन से कंट्रोल होता है, तो मल्टीफैक्टोरियल है। और इस हवाले से ये सोचना कि इंसुलिन ना बनने की वजह से डायबिटीज होता है, नहीं, ये ऐसा नहीं है। और भी बहुत सी रीजंस हैं जिनकी वजह से डायबिटीज आपको हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो एनआईडीडीएम है, यानी नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मिलाइटस, उसके बारे में लिखा हुआ है कि ये 25 साल से पहले पहले जो है वो आपको अपीयर हो जाती है, खास तौर पे जेनेटिक कंपोनेंट के हवाले से, कि खास तौर पर अगर जेनेटिक है, मतलब वो एनआईडीडीएम है या नहीं है, लेकिन अगर शुगर जेनेटिक है, डायबिटीज जेनेटिक है, तो आपको
25 ईयर से पहले हो जाती है, इसको कहते हैं मेच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज ऑफ यंग, यानी एक यंग पर्सन की को डायबिटीज होने वाली, उसको आप मॉडी कहते हैं, मेच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज ऑफ यंग। और ये काफी दफा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ये देखिए यहाँ पर एक और चीज है, ब्लड प्रेशर इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ मल्टीफैक्टोरियल ट्रेट, यानी इसके भी बहुत सी रीजंस होती हैं ब्लड प्रेशर की। हम एक किसी एक चीज को, किसी भी एक प्रॉब्लम जो हमारी बॉडी में अपीयर हो रही है, उसको हम किसी एक जो है वो प्रॉब्लम का नतीजा नहीं करार दे सकते। वी मस्ट बी कंसिडरिंग दैट दिस कैन बी अ मल्टीफैक्टोरियल इशू। और ऐसा हो सकता है कि अगर मैंने आपको बहुत कुछ बताया है डायबिटीज के बारे में, तो इसके अलावा भी कोई ऐसा प्रॉब्लम हो जो कि डायबिटीज में हो सकता हो, डायबिटीज की वजह बन सकता हो। तो ये बिल्कुल यहाँ पर ये खास तौर पे साइंस में, बायोलॉजी में ये अप्रोच रखना कि जो डायबिटीज है वो किसी भी जो हमें रीजंस पता है सिर्फ उस वजह से होती है, तो ये थोड़ी सी गलत अप्रोच है। दिस इज नॉन नॉन साइंटिफिक अप्रोच। हो सकता है कि कोई ऐसी रीजन आपको ना पता हो जिसके नतीजे में डायबिटीज हो रही हो, मैं ना डिस्कस कर सका हूँ, बिल्कुल ऐसा जो है वो इम्कान इस बात का मौजूद है।